हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल में डॉक्टर डायरीज बाय विशाल, और मैं हूँ आपका विशाल पवार। तो आज के इस वीडियो में हम नीट 2024 के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स को चिंता होती है कि अभी कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। लास्ट 30 डेज बाकी है, अभी 30 डेज में कैसे कैसे प्रिपरेशन करें, डर लग रहा है। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। हमने भी ऐसे प्रॉब्लम्स फेस की है। तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए देखिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा करें, सब्जेक्ट कौन सा करें, चैप्टर कौन से करें, क्या है, कैसा है, एग्जाम कैसा होगा, कैसा जाएगा, हो पाएगा कि नहीं, ये सब जो जितनी भी दिक्कतें आती है उन पे एक ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ, आप अब नहीं होगा, कैसे करूँ, होगा या नहीं होगा, पैसे भरने पड़ेंगे क्या, कैसे पैसे भरेंगे, ये सब सोचना छोड़ दो। ठीक है, ये लाइन छोड़ देंगे, किसी कुछ इंजीनियरिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, डिमका कर देंगे, ये सब छोड़ दो। ये सब सोचने का ये सही टाइम नहीं है। ठीक है, ये टाइम क्या है, ये टाइम लाइफ चेंजिंग डेज को यूटिलाइज करने का है। ये जो चांस है आपके पास 30 डेज का, इसको यूटिलाइज करने का है। ठीक है, ये या बहुत से बच्चे अब भी ये सब सोचने बैठते हैं और एग्जाम का प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सही टाइम है जहाँ पर आपको आपका 100% देना है। इसी टाइम पे आप प्रिपरेशन करो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये जो 30 डेज है उनके लिए, लास्ट 30 डेज 60 डेज उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुए हैं उनके लाइफ में। ठीक है, तो आपको अभी पढ़ाई नहीं छोड़नी, आपको ये सब नहीं सोचना है। आप सिर्फ अभी एक ही फोकस रखिए कि 30 दिन बाद, आज से ठीक 30 दिन बाद हमारी नीट की एग्जाम है और हमें उसमें 620 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। बस इसके अलावा आप कुछ भी मत सोचिए। आपके सामने बस यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, हमें MBBS करना है, हमारे नाम के सामने डॉक्टर लगना चाहिए बस। ठीक है, अभी बहुत से लोगों को ऐसा लगता हो कि ये कौन है, क्या बताने वाला है, खुद तो अब्रॉड पढ़ता है। तो ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ दोस्तों कि जो गलतियाँ मुझसे हुई है, या जो गलतियाँ मेरे दोस्तों से हुई है, या हर किसी से होती है, वो गलतियाँ आप ना दोहराए। आप मेरी गलतियों से आप कुछ सीखे, और मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन आपका हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताने जाता हूँ आपका जो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम टेबल, एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल बताता हूँ मैं आपको। कुछ अभी इस लास्ट 30 डेज में ये टाइम टेबल सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा टाइम टेबल है, बहुत हेक्टिक है, नहीं तो ये हमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, इतने बजे हम कभी नहीं उठे, इतने बजे हम कभी नहीं सोए। ठीक है, तो आपको 30 डेज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपका लाइफ चेंजिंग 30 डेज है। इसके नीट के बाद आपके पास जैसा टाइम टेबल चाहिए आप वैसा सेट कर सकते हैं। ये 30 डेज के लिए आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहली बात जो है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। 7 घंटे की स्लीप लेनी। ये 2 घंटे सो रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, 4 घंटे नहीं, ये बिल्कुल भी मत कीजिए। आज तक किया होगा, आज तक कर रहे होगे, तो प्लीज़ इसे स्टॉप कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो मेंटली हेल्थ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। एकदम जब आपके एग्ज़ाम मुंह के सामने है, तब आपको बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, और इसकी वजह से आपके रिजल्ट पे हानि आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, 7 घंटे की स्लीप लीजिए। तो रात को मैं जैसा टाइम टेबल बना रहा हूँ या फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आज तक यहाँ MBBS में भी ये टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ कि आप रात 9 बजे सो जाइए। ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी कि इतनी जल्दी हम कभी नहीं सोते, और रात को 9 बजे सोने की आदत नहीं है, वगैरह वगैरह। 8:30 बजे से सोने का ट्राई कीजिए, 9 बजे तक नींद आ जाती है, ट्राई कीजिए। ठीक है, लास्ट 30 डेज है, 30 डेज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। 9 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए। ठीक है, क्योंकि 4 से 8 बजे तक का जो टाइम होता है, ऐसा टाइम होता है आप थोड़ा भी पढ़ लीजिए तो आपको ज़्यादा याद रह जाता है। ठीक है, तो 4 बजे उठ जाइए, आधे घंटे में आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए,
और 4:30 बैठने के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाइए। ठीक है, तो हम ये जो स्टडी टाइम है हम तीन स्लॉट में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला स्लॉट है, ठीक है, पहला स्लॉट सुबह 4:30 से सुबह के 7:30 तक पहला स्लॉट हम डिवाइड करेंगे। पहले स्लॉट में सुबह 4:30 से 7:30 तक ये 3 घंटे रखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें आपको आपके जो तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, आपके माइंड मैप्स देखने हैं, नोट्स देखने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, ये सब रिवाइज कर लीजिए। आपके जो नोट्स जो भी है टाइम टेबल से आपने चैप्टर डिसाइड कर लीजिए, ये चैप्टर आज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर भी मत कीजिए, क्योंकि अगर वो चैप्टर नहीं, जैसे कि आज मैं 10 चैप्टर कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है। बाद में फिर आपको दुख लगता है, आपका डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपकी नहीं हो रहा है, तो ये मत कीजिए। छोटे छोटे गोल डिसाइड कीजिए और वो कंप्लीट किए जाइए। ठीक है, तो नोट्स चैप्टर एनसीईआरटी ये सब पढ़िए 3 घंटों में। बाद में 7:30 से 9 बजे तक आपका जो नहाना नाश्ता ये जो है वो ब्रेक लीजिए, और इस 1.5 घंटे में जो भी आपका अदर वर्क से नहाना नाश्ता, तो थोड़ा फैमिली के साथ बैठना, सुबह न्यूज़ देखना, ये जो भी आपका दिनक्रम है ये सुबह आप 1.5 घंटे में कर लीजिए। और 9 बजे फिर से अपने स्टडी टेबल पे जाके अपने करियर के तरफ और 3 घंटे दीजिए। ठीक है, तो 9 बजे से 12 बजे तक फिर से आपको स्टडी करे बैठना। इन 3 घंटे में क्या करेंगे, तो सिर्फ 3 घंटे रिवीजन के लिए देखिए बहुत नहीं है, तो और 3 घंटे आप रिवाइज कर सकते हैं और ज़्यादा चैप्टर कर सकते हैं, उसी चैप्टर के ऑल कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, नोट्स माइंड मैप्स। ठीक है, तो इन 3 घंटों में भी आपको आपके जो तीनों सब्जेक्ट है उसकी रिविजन करनी है। अभी इसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हर एक को, किसी को फिजिक्स टफ जाता है, किसी को केमिस्ट्री टफ जाता है, तो आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहते हैं ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि किसी को कम पढ़ने के बाद भी ज़्यादा याद रहता है, किसी को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो स्मार्ट वर्क कीजिए, कम से कम माइंड मैप पढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो लास्ट 3 से 30 डेज है, इसमें कोई भी नया टॉपिक, नए नोट्स, नए माइंड मैप, नया टीचर, कुछ भी ट्राई मत कीजिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है नीट एस्पिरेंट्स की। कुछ तो नया ट्राई करने जाते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, नहीं, जिस टीचर्स के पास से आपने क्लास लिया उसके 1 शॉट देखिए, उसके नोट्स देखिए, जिस नोट्स से आपने आज तक आप स्टडी किया वो नोट्स देखिए। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी प्रिफर कीजिए, ये मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा प्लीज़ कुछ मत कीजिए। ठीक है, तो 9 से 12 आप फिर से रिवाइज करेंगे। 12 के बाद क्या, 12 के बाद आप 1:30 बजे तक 1:30 दोपहर के 1:30 तक अब और ब्रेक लीजिए 1.5 घंटे का। उसमें आपका खाना पीना कर लीजिए सब, दोपहर का खाना वगैरह लंच हो जाने के बाद फिर से 1:30 बजे अपने एक पावर नैप ले सकते हैं। 1.5 घंटे में आप खाना होने के बाद आधे घंटे के बाद एक 15-20 मिनट का पावर नैप लेके आप स्टडी के लिए बैठ सकते हैं फिर से। तो 1:30 बजे आप फिर से स्टडी के लिए बैठिए 1:30 से 5:30 बजे तक। ठीक है, ये 4 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए देने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, DPPs, बहुत से DPPs ऑनलाइन मिल जाते हैं, फिजिक्स वाला है, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लीजिए, वो ट्राई कीजिए। ठीक है, टाइम लगाइए। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक स्टॉप वॉच लीजिए या मोबाइल पे टाइमर लगाइए, और जितना नीट के पेपर के लिए टाइम है उतना ही टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे ये प्रैक्टिस होगी आपकी कि जब आप नीट एग्जाम में जाएंगे तो आपका टाइम टू टाइम पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका ये फायदा होता है। तो मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको उससे ज़्यादा फायदा हो। और ये जैसे जैसे आप ठीक लगे आपको वैसे वैसे इसका टाइम एक्सटेंड कीजिए। ये जो स्लॉट है, जैसे कि सुबह 7:30 बजे का, तो आप 8:30 बजे तक कर सकते हो। बाद में उठकर तैयार होकर आधे घंटे तैयार होकर फिर से बैठ सकते हो। जो पढ़ाई करने का, रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम है, मॉक टेस्ट का जो टाइम है, तो वो 4 घंटे से 5-6 घंटे कर सकते हो। फिर खाना खा के 9 बजे सो जाइए। ठीक है, ये 8 बजे खाना खाकर 1 घंटा बैठकर 9 बजे सो जाइए, तो फिर से आप सुबह 4:30 बजे उठने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, और अगर आप, सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोगों को ये दिक्कत आएंगी कि नहीं ही हो रहा है, ठीक है, ये नहीं ही हो रहा है, तो आप थोड़ा सा शेड्यूल अरेंज कर लीजिए आपके हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट शेड्यूल है, लेकिन नहीं हो रहा है तो नहीं, तो बहुत से लड़के
ऐसे करेंगे कि अभी 4:30 चले गए, अभी नहीं, अभी सिर्फ 6 घंटे ही काम पढ़ाई नहीं, ऐसा मत करो। अगर सुबह आप 4:30 के बजे 6 बजे उठे तो वो 2 घंटे आगे एडजस्ट कर लो। लेकिन ये जो पढ़ाई है इस पर आपने आलसीपना का, रेस्टिंग का, ये इस पर टैग मत लगने दो। ये 30 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग ठहरने वाले, ठीक है। तो अभी ये मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि नया टॉपिक या नई जगह से कुछ पढ़िए मत। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सब खुद को मोटिवेट रखो, दूसरे से खुद को कंपेयर मत करो कि उसके ज़्यादा आ रहे, मेरे कम आ रहे, शायद मैं मेरा कुछ कम हो रहा है, ऐसा कुछ भी मत सोचो। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा दूसरों से कंपेयर खुद को बिल्कुल भी मत करो। खुद के नोट्स पढ़ो, ठीक है। और कोई जो नया टॉपिक है, कुछ जो तुम्हें मुश्किल लगता है तो उसके वन शॉट देखो, ठीक है। तो उसके कंसेप्ट थोड़े फॉर जो अनक्लियर है या तुम्हें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है तो वो क्लियर होती जाएगी। आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके लिए एक एरर बुक बनाओ। जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन उस एरर बुक में लिखते जाओ, उसका सॉल्यूशन लिखो और उसमें क्या गलती हुई है वो लिखो। इससे क्या होगा कि जब आप अगली बार जैसे कि एग्जाम में जाएंगे और उस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आएगा, अरे हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने सीखा था, सॉल्व किया था, लेकिन वो मुझसे गलत हो गया था, मैंने ये गलती की थी और उसकी जो असली प्रोसेस थी, असली आंसर था, करेक्ट आंसर था, तो जो ये था, तो आपको ये याद आता रहेगा। इसलिए ये एरर बुक कीजिए, इससे बहुत फायदा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो जिस टीचर से आपने सीखा है, वो जिस टीचर से आपकी वीडियो आप बार बार देखते रहे, उसी टीचर से वन शॉट देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम भी सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे फेवरेट सब्जेक्ट से, जो सबका फेवरेट होता है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो स्मार्ट वर्क करना सीखिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। गधों की तरह रात भर रापने से, दिन भर रापने से नीट नहीं निकलनी, स्मार्ट वर्क कीजिए। माइंड मैप्स, नोट्स, इनको पढ़िए। और बायोलॉजी का बोलूँ तो बायोलॉजी मतलब एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर बायोलॉजी सिर्फ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, उसके बाहर कुछ नहीं आता, तो आप बायोलॉजी प्रेफर कीजिए। मैंने स्क्रीन पर कुछ जो चैप्टर दिए, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो चैप्टर है, इनको आपको ये इम्पोर्टेंट है और इनको वन शॉट वीडियो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के आप वन शॉट वीडियो देख के इसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ लो, तो ये आपके चैप्टर पक्के हो जाएंगे और बाद में पीवाईक्यू तो सॉल्व करनी ही है, ठीक है। और उसके बाद कुछ इजी यूनिट्स हैं जो आप कर सकते हो, करने हैं आपको, जो बाकी के तौर पर इजी है। तो जैसे कि 11th और 12th के हिसाब से बताया जाए तो 12th के यूनिट 1st, यूनिट 3rd, यूनिट 4th एंड यूनिट 5th, ये जो है ये आसान है, ये आप 1-2 दिन में कर सकते हो। या 11th के यूनिट 3rd, यूनिट 4th एंड यूनिट 5th, ये भी आप 1-2 दिन में कर सकते हो, तो ये भी कर लीजिए, ये अच्छी स्कोरिंग है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो सब लोग जो चैप्टर के लिए वीडियो देखते हैं, तो वो है डू और डाई चैप्टर्स, ठीक है। अगर इसको नहीं करो तो मतलब इसके सिवाय आप नीट में जाओ ही मत, एक चैप्टर करके जाओ। 18 चैप्टर है, पूरे 38 में चैप्टर में से 18 चैप्टर शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से कितने आते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो इन 18 चैप्टर की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इस चैप्टर डू और डाई चैप्टर है, इसको कोई किसी भी हालत में इस चैप्टर को कर लो, रट्टा मारो, कुछ भी कर लो, लर्न कर लो, इस चैप्टर को कर लो, ठीक है। तो ये खाली ये चैप्टर हो जाए तो आप बायोलॉजी में 275 प्लस, मतलब 280 से 290 तक मार्क्स स्कोर ला सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर करने ही करने हैं।
तो इसमें ये जो स्क्रीन पर है वो आप आपने स्क्रीनशॉट में स्क्रीन पर दिखाया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से इस चैप्टर को करो। ये जो 18 चैप्टर है यही बायोलॉजी का रिजल्ट चेंज करते हैं। इनके सामने मैंने कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आते हैं वो भी लिख दिए, आप वहाँ से प्रिफर कर सकते हैं। हाँ, NCERT लाइन टू लाइन लर्न करो, रीड करो, रट्टा मारो। ठीक है, उसमें से जो डायग्राम है, डायग्राम की लेबलिंग है वो भी करो, उससे भी मत छोड़ो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आएगा, उससे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है, एंड सबसे मेन बात PYQs सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन के बिना आपको याद नहीं रहेगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उतना आपकी थ्योरी याद रहती जाती है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी का। तो अभी सब उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो आपको जैसे पता है केमिस्ट्री में 3 पार्ट होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो पहले बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल जो है बहुत से लोगों को आसान लगता है, बहुत से लोगों को आसान मुश्किल लगता है, लेकिन जिन लोगों को ये मुश्किल लगता है तो मैं बता दूं कि अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री उसके सामने बहुत आसान है। तो ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो आप नोट्स रिवाइज करो। जैसे कि सबके लिए ये नोट्स रिवाइज करना, NCERT रेफर करना, ये सब सेम है, लेकिन फिजिक्स के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो फिजिक्स में हम केमिस्ट्री में हम और क्या कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम फॉर्मूला मैप बना सकते हैं। जितने भी आपके नोट्स पढ़ के, जितने भी आपके नोट्स में, आपके बुक में, आपके स्टडी मटेरियल में जितने भी फॉर्मूला है, तो आप वो फार्मूला एक पेज पे लिखिए, उसका फार्मूला मैप बनाइए, और ये फार्मूला सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, जो भी काम कर रहे हो इसे लर्न करते रहो, इसे रट्टा मारो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये फार्मूला आप बड़े ध्यान से इसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो फॉर्मूला में 2 वैल्यू होगी, जो 3 वैल्यू थे उसमें से 2 वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, और 1 वैल्यू आपको सॉल्व करनी होगी। तो इतना आसान से क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप। तो इसलिए इसे डरना मत, कभी इससे डरना बंद करो। जितना आप डरोगे उतना ज़्यादा आपको मुश्किल जाएगा। आप कॉन्फिडेंट रहो और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको आसान जाएगा। ठीक है, जो आपको चैप्टर मुश्किल लगते हैं उनके 1 शॉट वीडियो देखो। जैसे कि मैंने बताया, अपने जो टीचर आपको पसंद है उनसे 1 शॉट देखो। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसकी थ्योरी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स पढ़ो, माइंड मैप बनाओ, जो नोट्स है उसके माइंड मैप बनाओ, माइंड मैप पढ़ो। तो इससे आपको जो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, ये सब माइंड मैप नोट्स लर्न करो, रटो, इसे अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो एंड PYQ सॉल्व करो। PYQ हर कौन सा भी सब्जेक्ट लो, PYQ या क्वेश्चन जो MCQ होते हैं उसके सिवा आपको कुछ और मैं बताना नहीं चाहूँगा। सिर्फ PYQ सॉल्व करो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ लोगों को ये भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगती है, कुछ लोगों को आसान लगती है। तो अगर आपको एक बार मैकेनिज्म समझ में आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि कहाँ हाइड्रोजन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, रिएक्शन कैसे होता है, जो ये सब समझ में आ गया, तो आपको बस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपको ये आसान लगने लगेगी। तो पहले ये समझ लो, ये आपको बहुत से टीचर्स आपको ये समझा सकते हैं, तो ये समझ लो। और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, रिएक्शन प्रैक्टिस करो, नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, तो नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। और अगर कोई चैप्टर मुश्किल लगे तो फिर से वही सजेशन है कि आप 1 शॉट वीडियो देखो, एंड 1 शॉट वीडियो देख के उसे सारे कंसेप्ट मैकेनिज्म समझ लो। ठीक है, और रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। ठीक है, 30 डेज में आपको क्या करना है, तो सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, तो और जो डू और डाई चैप्टर्स है, तो इसके जो केमिस्ट्री के डू और डाई चैप्टर्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये डू और डाई चैप्टर आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का स्टडी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो 8 डेज में फिजिक्स, 8 डेज में केमिस्ट्री, 8 डेज में 8 डेज में फिजिकल, 8 डेज में ऑर्गेनिक एंड 8 डेज में इनऑर्गेनिक। ऐसा आप 8 दिन में चैप्टर क्लियर कर सकते हैं, यूनिट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इससे और जो बाकी दिन है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बार बार रिवाइज करना है। दिन भर आप कहाँ भी हो, जैसे कि आप खाने के बाद बैठे हो 15-20 मिनट, ऐसा नहीं है कि आप जब स्टडी टेबल पे बैठे हो तभी आपको स्टडी करना है। ये 30 दिन आपको सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि स्टडी 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 स्टडी, नीट 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 नीट, डॉक्टर 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 डॉक्टर, हमें घर वालों का सपना पूरा करना है, डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, ये सब नीट क्रैक करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, बस ये ध्यान में रखना है आपको। ये सब ये सोचते सोचते आपको सारा दिन भर आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चलनी चाहिए, आपके रिविजन चलना चाहिए, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में डू और डाई जो चैप्टर है उसकी लिस्ट में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर को भी आपको करना ही करना है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इन चैप्टर की जो मैंने अभी तक जो तीनों सब्जेक्ट के डू और डाई चैप्टर दिखाए उनकी लिस्ट बना लो, एक बायो की अलग बनाओ, केमिस्ट्री की अलग बनाओ और फिजिक्स की अलग बनाओ। और जैसे जैसे आपके चैप्टर हो जाए इसके शेड्यूल बनाओ, इस दिन ये चैप्टर करेंगे, इस दिन ये चैप्टर करेंगे, इतने चैप्टर करेंगे, और जैसे जैसे आपके चैप्टर हो जाए उनके सामने टिक मार्क करते चलो। इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ मेरे इतने चैप्टर हो गए, ये हो गया, अभी बस इतना ही बाकी है, मैं इतनी प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरा इतना कंप्लीट हो गया। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप सेल्फ मोटिवेट करते होते जाएंगे इससे। तो आप ये एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि उसको टिक करते जाइए, ठीक है। आपके पास जो नोट्स है वो रिवाइज करो, फिजिक्स के लिए आपके पास जो नोट्स है वो रिवाइज करो। जो चैप्टर आपने आज तक किया नहीं है या थोड़ा बहुत ही किया है उसका एक आप डिटेल वीडियो देख सकते हो, और डिटेल वीडियो देखने के बाद अगर वो आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर को स्किप कर दो, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि उससे आपको बाकी के चैप्टर पे ध्यान देने में मुश्किल होगी, टाइम कम पड़ेगा, ठीक है। आपके पास टाइम कम है, अभी आपके पास नया कुछ सीखने के लिए टाइम नहीं है, तो अगर आपको जमे तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो चैप्टर आपको मुश्किल लग रहे हैं उनके वन शॉट वीडियो देखिए, सेम टीचर से देखिए जिससे आप पढ़े हैं, और वन शॉट वीडियो देख के आपके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर भी फिजिक्स के लिए क्या जैसे बताओ तो फॉर्मूला मैप आपको यहाँ पर भी बनाना है, एक पेज पे आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं और सारे फॉर्मूले सब लर्न करने हैं, रटने हैं, ठीक है। फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें ये बताता हूँ मैं आपको। फिजिक्स से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो पहले फिजिक्स हो या पूरे जो भी केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो के हो, तो पहले जो आपको आसान क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है, जो आसान क्वेश्चन लगते हैं वो पहले सॉल्व कर लीजिए, बाद में टफ की तरफ जाइए, ताकि पहले ही टफ क्वेश्चन में आपका सारा टाइम ना चला जाए। तो पहले आसान क्वेश्चन कीजिए, बाद में टफ कीजिए, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जैसे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से उसके ऑप्शन पढ़ो, नहीं तो ऑप्शन सिमिलर लगते तो बहुत से लोग जल्दबाजी में ऑप्शन गलत कर देते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करके कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करो, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैंने क्लियर कर दी है। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ और मदद चाहिए, मुझे तो लगता है मैंने सारी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो अपना 620 प्लस का जो आपका जो टारगेट है, ये आप ये टाइम टेबल और ये जो स्ट्रेटजी है फॉलो करके आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए स्ट्रेटजी से ज़्यादा आपका हार्ड वर्क जो है, आपका जो MBBS के प्रति जो प्यार है वो ज़्यादा आपको इस महीने में बाहर निकलना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच सकें, ठीक है। तो इससे फिजिक्स में 130 प्लस, केमिस्ट्री में 150 प्लस एंड बायोलॉजी में 340 प्लस आप अगर मार्क्स लेके आए तो इस स्ट्रेटजी से लेके आ सकते हैं। तो आपको इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मुझसे यहाँ पे कुछ छूट गया होगा इस वीडियो में, तो आप मुझे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं,
और अगर आपको और कौन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसमें अगली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।